Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. I am C. Palak Pavagadi. We are discussing capital gain. This is a third lecture of the capital gain wherein earlier we have had three conditions must be fulfilled for the purpose of falling into the topic capital gain. There must be capital asset, there must be transfer, there must be gain or loss. तीनों में से एक भी कंडीशन वायोलेट होगी ना फ्रेंड्स तो टॉपिक पिक्चर में आने वाला नहीं है. कैपिटल एसेट को डिफाइन किया एनी प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड बाय एसएससी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन. बट स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कैपिटल एसेट बिकॉज बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा. रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कैपिटल एसेट, कहीं पे भी टैक्स नहीं होगा. सर्टन बॉन्ड्स, स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर नॉट कैपिटल एसेट विच आर नॉट देयर as of today in the existence, so it's a date letter of law. And personal assets वो भी कैपिटल एसेट नहीं है, बट पर्सनल को मैंने डिफाइन किया था इमूवेबल पर्सनल एसेट हो ना, आपका रेसिडेंस या आपकी पर्सनल लैंड इज अ कैपिटल एसेट. मूवेबल होगी तो मूवेबल में ज्वेलरी है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, स्कल्पचर्स है या वर्क ऑफ आर्ट है, दे आर कैपिटल एसेट. अदर देन द सेम नॉट अ कैपिटल एसेट. आपकी पर्सनल मोटर कार, आपका पर्सनल एयर कंडीशन, पर्सनल टेलीविजन, पर्सनल सोफा सेट, दे आर नॉट द कैपिटल एसेट. उसको बेचोगे, गेन होने वाला ही नहीं है, पर हुआ या लॉस हुआ तो वो कहीं पे भी आपको सेट ऑफ या टैक्सेबल नहीं होगा. दूसरी कंडीशन थी ट्रांसफर, जिसमें मैंने हाईलाइट किया था कि ट्रांसफर का फंडामेंटल है सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन, वो एग्रीमेंट टू सेल हुआ हो, पार्ट या फुल कंसिडरेशन आ गई हो और पोजीशन दे दिया हो. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में शेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ट्रांसफर्ड अलोंग विद द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर. अब जो सबसे महत्व का मुद्दा हमने अर्लियर लेक्चर में लिया था वो था कंप्यूटेशन का. सर, एज फार एज योर कंप्यूटेशन पार्ट इज कंसर्न, if you check out in the computation mechanism friends, what is most relevant is assets को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. इफ द असेट इज हेल्ड फॉर 36 months और लेस, परचेज डेट एंड सेल डेट का डिफरेंस 36 महीने या उससे कम हो तो माय असेट विल बी शॉर्ट टर्म, अदरवाइज असेट विल बी लॉन्ग टर्म. फॉर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ये 12 months लेना है, एंड फॉर अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल एसेट ये 36 months की जगह कितना लेना है, 24 months. अगर आपकी एसेट शॉर्ट टर्म होगी तो आपको नेट कंसिडरेशन का मतलब है सेल्स प्राइस लेस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर विल बी गिविंग यू नेट कंसिडरेशन से एक्चुअल कॉस्ट डिडक्ट करनी है. एंड अगर आपकी एसेट लॉन्ग टर्म होगी तो आपको नेट कंसिडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करनी है. शॉर्ट टर्म विल बी टैक्सेबल एट द नॉर्मल रेट जो स्लैब मैंने सिखाया है, लॉन्ग टर्म विल बी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20%. एंड सबसे महत्व का मुद्दा मैंने कल के लेक्चर में लिया था इंडेक्स कॉस्ट. इंडेक्स कॉस्ट का फंडामेंटल था कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर इन विच असेट इज सोल्ड ऑफ डिवाइडेड बाय द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच असेट इज अक्वायर्ड. और ये असेट में एक्विजिशन के बाद कुछ एडिशंस किए हुए हैं, इंप्रूवमेंट किए हुए हैं, तो इट इज इंडेक्स नंबर ऑफ एक्विजिशन ईयर और इंप्रूवमेंट ईयर. और ये इंडेक्स कॉस्ट जो हमारी होती थी वो जनरली एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा होगी. एक चीज समझो, आप ज्यादा डिडक्ट करोगे तो आपका जो कैपिटल गेन आएगा वो कम आएगा. अकाउंट में या प्रैक्टिकल लाइफ में जितना प्रॉफिट ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, मेरे यहां जितना गेन कम हो उतना अच्छा होता है. एंड हेंस वी हैव कंक्लूडेड यस्टरडे दैट इंडेक्सेशन इज अ बेनिफिट गिवन टू माय एसएससी. अब फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मुझे आपको एक स्टेप आगे ले जाना है. उससे पहले एक छोटा सा मुद्दा कल का मैं बोल दूं. गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर 2001-2 को बेस लिया है जिसका इंडेक्स नंबर गवर्नमेंट ने बोला है 100. प्रीवियस ईयर 23 का इंडेक्स नंबर है 105, 34, 109 एंड सो ऑन सो फोर्थ. प्रीवियस ईयर 1920 का आपका इंडेक्स नंबर है 289. पीवाई 12 के पहले कोई भी ईयर के इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं है. अब कल हमने लिया था कि मेरे एसएससी ने असेट परचेज की बेच दी, हमने इंडेक्सेशन करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट किया था.
आज का मेरा मुद्दा है कि अगर मेरे असेसी ने 2001-2 के पहले कोई भी ईयर में एसेट परचेज की हो तो हम कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय सम नंबर 2। फ्रेंड्स, पहले 4 सम मैं अपने आप कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके बाद हम एडिशनल फंडामेंटल पे, स्पेसिफिक फंडामेंटल पे चलेंगे और जिसमें हम आपकी जो बुक है नौकार ने दी हुई उसका बेस लेंगे। Assume here we have Mr. Y. Mr. Y has acquired a building on 18th November, say for example 1993 for 1 lakh. And it is sold on 25th July 2019 for rupees 70 lakh. Assume in the given sum brokerage paid by the seller is 2% of sales price. Brokerage, you people are aware, is an expenditure on transfer. And आपको क्वेश्चन में ही प्रीवियस ईयर एन इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। आपका 1920 का इंडेक्स नंबर है 289। आगे मुझे जरूरत पड़ेगी 1819 का इंडेक्स नंबर है 280, एंड मैं यहां पे लिखने के लिए लिख रहा हूं, आपको पता ही है 2001-2 जो बेस ईयर था उसका इंडेक्स नंबर है 100। ये सब में नया मुद्दा है, मैंने असेट अक्वायर की हुई है 2001-2 के पहले 93-94 में, जिस ईयर का इंडेक्स नंबर मेरे पास नहीं है। पहला मुद्दा। अब साहब, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर मैं एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में कंप्यूटेशन पे जाऊं तो मिस्टर वाई के लिए फॉर द ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021, फॉर मिस्टर वाई मुझे सबसे पहले फाइंड करना पड़े नेट कंसीडरेशन, दैट वुड बी माय कंसीडरेशन। कैन आई से माय कंसीडरेशन इज 70 लाख, ये वाला अमाउंट, जिसमें से मैं डिडक्ट क्या करूंगा फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। व्हाट इज माय एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर? ब्रोकरेज। What is the brokerage amount? 2%. Assume I have paid the brokerage. This brokerage is being paid by the seller. So 1,40,000 मैंने डिडक्ट किया. My net consideration is coming to 68,60,000. यहां तक परफेक्टली सेट है। कल के लेक्चर में डायरेक्टली ट्रांसफर एक्सपेंडिचर दिए थे, आज के लेक्चर में मैंने वर्ड लिखा है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज, यू पीपल आर अवेयर, इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, सो विच आई हैव डिडक्टेड। अब कंसेप्ट समझना। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कैन आई से माई असेट इज लॉन्ग टर्म बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, इमूवेबल एसेट है। तो अब ये असेट लॉन्ग टर्म है तो मुझे इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करनी पड़े। इंडेक्स कॉस्ट के लिए मेरे पास सेल ईयर का तो इंडेक्स नंबर है, बट कैन वी से 93-94 मेरा जो परचेज ईयर है उसका इंडेक्स नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर ये 93-94 का इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? क्या इंडेक्सेशन अवॉइड कर दोगे? नो, इंडेक्सेशन इज टू बी डन विथ बेस ईयर, दैट इज 100। एक मुद्दा 100 से इंडेक्सेशन करना है। आई एम कमिंग टू द कंप्यूटेशन। दूसरा बहुत ही महत्व का मुद्दा,
फ्रेंड्स ये 1/4/2001 एक कट ऑफ डेट आपको दी हुई है पूरे टॉपिक में। ये मैं पूरे टॉपिक में मिनिमम 7 से 8 10 बार समझाऊंगा था। ये 1/4/2001 आपकी कट ऑफ डेट है। अगर मैंने असेट, कैपिटल असेट 1/4/2001 के पहले अक्वायर की हुई है ना, 1/4/2001 ही स्पेसिफिक डेट, नॉट 1/4/2002, इट इज नॉट 1/4/2003, इट इज नॉट 1/6/2001, इट इज नॉट 1/1/2001, नो, इट इज स्पेसिफिक डेट 1/4/2001। इसके पहले मैंने असेट अक्वायर की हुई है ना, तो मुझे सम में शायद दिया होगा, ऑलमोस्ट इन ऑल द सम्स दे वुड बी गिविंग, फ्रेंड्स मुझे सम में दिया होगा 1/4/2001 के पहले अगर मैंने असेट अक्वायर की हो तो दे विल बी प्रोवाइडिंग मी इन द पर्टिकुलर सम फेयर market value on 1/4/2001 to be 2 lakh। ये अज्यूम मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड दिया ही होगा। देन इन दैट पर्टिकुलर केस फ्रेंड्स, माय एक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट whenever the capital asset is acquired before 1/4/2001, I am very clear with the date 1/4/2001, not 1/1/2001, not 1/4/2002, 1/4/2001. Then I am given an option to take into account cost of my asset on 18th of November 1993, that is 1 lakh, to be compared with fair market value on 1/4/2001. What is the fair market value on 1/4/2001? 2 lakh. And I am supposed to take whichever is higher. That means मुझे खाली कॉस्ट नहीं, कॉस्ट और एफएमवी जो हायर होगा ना उसका डिडक्शन मिलेगा। ये 1/4/2001 की वैल्यू कौन फाइंड करेगा फ्रेंड्स? रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं। बिल्डिंग का वैल्यूएशन होगा ना, तो जहां पे आपका बिल्डिंग लोकेटेड है वो पर्टिकुलर बिल्डिंग के आजू बाजू में कोई उस टाइम उस जमाने में परचेज सेल हुआ होगा तो क्या प्राइस थी, उसके बेस पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपको ये वैल्यू ढूंढ के देंगे। एंड यू हैव राइट टू टेक इनटू अकाउंट द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू बी सपोर्टेड बाय वर्किंग नोट नंबर 1, 2 लाख। ये पता चला 2 लाख कहां से लाया? 1 लाख कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर multiplied by sale year divided by base year, that is 100। एंड अगर आप ये 289 से इंडेक्स करो 2 लाख रुपए को, तो आपका इंडेक्स कॉस्ट बन रहा है फ्रेंड्स 5,78,000। ये डिडक्ट करे तो जो भी आए वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड दिस वुड बी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20%। अब मुझे समझाइए फ्रेंड्स, कल मैंने बोला था कि इंडेक्सेशन इज अ बेनिफिट। क्यों? बिकॉज आपको 2 लाख की जगह 578 का डिडक्शन मिलता है। ये 578 क्या है? जो चीज 1/4/2001 में 2 लाख रुपए में अवेलेबल थी दैट इज अवेलेबल टुडे। अगर ये एसेट की प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ी होती है ना, तो इन्फ्लेशन की वजह से, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी की वजह से दिस एसेट इज अवेलेबल टू यू एट एन इंडेक्स प्राइस ऑफ 578। सो 2 लाख से 578 आपका गेन नहीं है, ये तो रूपी का डिवैल्यूएशन हुआ है, उसकी वजह से ये अमाउंट होती। आपने
बेचा 68,60,000 में, तो डिफरेंस बिटवीन दिस इंडेक्स कॉस्ट एंड द सेल्स प्राइस इज योर गेन, ऑन दैट ओनली यू हैव टू पे द कैपिटल गेन। हमने कल बोला था कि इंडेक्सेशन इज अ बेनिफिट। क्यों बेनिफिट? बिकॉज आपको 2 लाख की जगह हमारे सम में 578 का डिडक्शन देते हैं, 5,78,000 का डिडक्शन देते हैं, ज्यादा डिडक्शन देते हैं, गेन कम आएगा, टैक्स कम आएगा, इज अ बेनिफिट टू यू। दूसरा महत्व का मुद्दा, आपको कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001 whichever is higher का ऑप्शन दिया हुआ है। whenever the asset is acquired before 1/4/2001, आप कॉस्ट असेट की या 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू हायर ऑफ द टू ले सकते हैं। अब साहब यहां पे समझिए खास, माय असेसी इज एबल टू टेक whichever is higher। 1 लाख की जगह वो 2 लाख ले सकता है। इट इज ऑल्सो अ बेनिफिट, बिकॉज जितनी ज्यादा कॉस्ट डिडक्ट करोगे, जितनी एफएमवी ज्यादा होगी, उतना आपको बेनिफिट होगा। जितना ज्यादा होगा उतना आपका इंडेक्स ज्यादा आएगा, इंडेक्स ज्यादा आएगा, कैपिटल गेन कम आएगा, कैपिटल गेन कम आएगा, टैक्स कम आएगा। सो ये इंडेक्सेशन आपके लिए बेनिफिट है। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is higher भी आपके लिए क्या है फ्रेंड्स? बेनिफिट है। दोनों आपके लिए क्या हुआ है? बेनिफिट आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये 1/4/2001 इज ऑल्सो अ बेनिफिट। इसकी वजह से हमारे एसएससी ऑलवेज ऐसा ट्राई करेंगे कि ये एफएमवी जो हमने 2 लाख बताई है ना, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाके एसएससी बोले कि भाई 2 लाख नहीं 2.5 कर देना, 3 कर देना, थोड़ा ज्यादा करना, ऐसा नहीं करवाने का। क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, तो इट इज ओपन फॉर इनकम टैक्स ऑफिसर टू इनवाइट द एक्सपर्ट एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफिसर। वो वैल्यूएशन ऑफिसर को बुला के बोल सकता है कि साहब जरा चेक करो तो एसएससी ने इसका जो वैल्यूएशन बताया है वो बहुत ज्यादा बताया है, आप कितना बोल रहे हो। एंड अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को लगे कि 3 लाख नहीं, एफएमवी 2 लाख ही है, देन ही विल गिव यू 2 लाख। बट अभी के लिए, हमारे इंटरमीडिएट लेवल के लिए, हमारे तीसरे लेक्चर में सिंपल फंडामेंटल इज यू आर एलिजिबल टू टेक कॉस्ट ऑफ द असेट बिफोर 1/4/2001 और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is higher, एंड हायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेल ईयर से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज 100 से। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा मुद्दा, मिस्टर वाई हैज अक्वायर्ड, ही हैज मेड improvement on 3rd July 2018 for say 3 लाख। अब एक चीज समझना, इंप्रूवमेंट 3rd जुलाई 18 को किया और उन्होंने असेट 25 जुलाई 19 को बेच दी। ये जो पीरियड इंप्रूवमेंट का हुआ, से ग्राउंड फ्लोर उन्होंने परचेज किया था, फर्स्ट फ्लोर अभी इंप्रूवमेंट करवाया, कंस्ट्रक्ट करवाया, एंड फिर दोनों फ्लोर बेच दिए। डेट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड डेट ऑफ सेल 24 महीने से कम है, शॉर्ट टर्म हो रहा है। कंसेप्ट समझना, एक्विजिशन डेट एंड द सेल डेट इज रेलेवेंट। व्हाट इज रेलेवेंट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ सेल। अगर ये फ्रेंड्स आपकी 24 मंथ से ज्यादा है तो आपकी एसेट लॉन्ग टर्म हो गई। फिर आपने इंप्रूवमेंट कभी भी किया हो, इज इररिलेवेंट। ये इंप्रूवमेंट को ऑलवेज आपको क्या लेना पड़े? लॉन्ग टर्म, एंड यू हैव टू गेट द डिडक्शन ऑफ द इंडेक्स कॉस्ट इज ऑल्सो अ बेनिफिट। Friends, your asset would be called long term if the date of acquisition and date of sale is more than 24 months. In that case, अगर आपकी इंप्रूवमेंट 24 महीने के अंदर है या 24 महीने के बाहर है, you are eligible to deduct index cost of improvement and your improvement cost is 3 lakh. It should be multiplied by 289, that is 1920, आपको इंडेक्स नंबर दिया होगा एग्जाम में, डिवाइडेड बाय, कैन आई से द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट 1819, भले अगला साल है तो भी आपको इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करके डिडक्ट करना है, इज अ बेनिफिट गिवन टू यू, मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 280। अगर 3 लाख को करे तो मेरी इंप्रूवमेंट कॉस्ट आ रही है 309,643, 309,640 में राउंड ऑफ करके ले रहा हूं, प्लस मेरा एक्विजिशन कॉस्ट को मैंने इंडेक्स किया था 578 से, सो मेरा टोटल आ रहा है 887,640
140 जो मैं मेरी नेट कंसीडरेशन से डिडक्ट करूं तो फ्रेंड्स माय कैपिटल गेन इज गोइंग टू बी 59,72,360 और ये जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया जिसके ऊपर मेरा टैक्स लगेगा एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20%। देखिए मैंने कितना बोला, मैंने समझाया। आपने 1/4/2001 के पहले असेट लियो तो यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट नॉट ओनली द कॉस्ट बट यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ असेट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, जो भी हायर आए मल्टीप्लाइड बाय सेल ईयर डिवाइडेड बाय 100। दूसरा मैंने बोला दैट यू हैव डेफिनेटली द राइट टू चेक आउट विथ दिस 1/4/2001 FMV, बट अगर आप इन्फ्लेट करोगे तो AO कैन check out and AO can ask the employee of income tax department called expert in the valuation officer to come into play and decide the fair market value. And दूसरा महत्व का मुद्दा मैंने ये सब में बोला कि आपने एक्विजिशन एंड सेल डेट का डिफरेंस 24 मंथ से ज्यादा है इन द केस ऑफ इमूवेबल एसेट, आपने इंप्रूवमेंट कभी भी की हो, 24 मंथ्स के अंदर की हो या 24 मंथ्स के बाहर की हो, दिस इंप्रूवमेंट वुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म एंड यू कैन डिडक्ट द इंडेक्स कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, ये मेरा आज के लेक्चर का पहला मुद्दा है सम नंबर 2। आप ये सम नंबर 2 अच्छे से समझे, शांति से धीरे धीरे इसको कॉपी करिए। यू हैव 5 to 7 मिनट्स टू कॉपी द सेम फ्रेंड्स। May we go ahead, friends? Yep. This is when the asset is acquired prior to 1/4/2001. अब फ्रेंड्स, ये पॉइंट एज आई हैव सेड रिपीटेडली वी विल बी कवरिंग अप इन द पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर। मेरा दूसरा मुद्दा है आज के लेक्चर का, एंड दैट इज टर्म्ड एज Section 51 Advance Money been forfeited. अदर सोर्स जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं आर अवेयर के ये अदर सोर्स में भी मैंने कवर अप किया था। पार्टली अदर सोर्स में जाता है, पार्टली कैपिटल गेन में। अब कंसेप्ट कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, समझना ही है। हुआ ऐसा था इन ओल्ड डेज, विल हैव सम नंबर 3। लेट अस गो दिस वे। मिस्टर P acquired building on 11 July 2010 for rupees 2,50,000। मिस्टर पी ने यह बिल्डिंग परचेस किया। मिस्टर पी entered into an agreement to sell with Mr. Q
on 3rd of November 2012 and received advance of से खाली 50,000। ये पर्टिकुलर केस में एक चीज समझिए, कल के लेक्चर में मेरी एक ऐसी बात हुई थी कि अगर एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, हमारे केस में हो गया है, पार्ट या फुल कंसीडरेशन आ गई है, वो भी हमारे केस में आ गई है 50,000 रुपए, एंड तीसरा था पोजेशन अगर आपने दे दिया हो ना प्रॉपर्टी का, क्या दे दिया हो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया हो, then if all the three conditions are fulfilled, it's a transfer, Mr. P would be liable for capital gain। बट जैसा मैंने कल बोला था वैसे पोजेशन जनरली हम देते नहीं है, एंड हियर पोजेशन इज नॉट गिवन, सो ये ट्रांसफर नहीं हुआ। मान लो ये प्रॉपर्टी सेल करने का क्यू के साथ तय हुआ था 6 लाख में, 50,000 उन्होंने दिए, 5.5 लाख रुपए क्यू को देने थे। मिस्टर क्यू couldn't fulfill the terms of agreement, बैलेंस रुपए जो टाइम में देने थे वो नहीं दे पाया, and hence the agreement is से कैंसल्ड। अगर एग्रीमेंट कैंसल हुआ तो मिस्टर पी के पास क्यू के 50,000 पड़े थे, एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मिस्टर ए हैज forfeited advance of this 50,000। अब ये 50,000 मिस्टर ए मिस्टर पी फोरफिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो प्योर सब्जेक्टिव है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट, इट्स अ सिविल मैटर। बट हमारे यहां मैं अजम्पशन के साथ जा रहा हूं कि एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर बायर बाकी के रुपए ना दे पाए तो सेलर हैज ऑल द राइट टू फोरफिट द amount of advance money received and hence seller has forfeited। अब जैसे ही ये forfeit हुए ना फ्रेंड्स, तो माय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेड के इनकम हुई मिस्टर पी, आपको अब टैक्स भरो। अरे मिस्टर पी ने कहा हाउ कैन आई पे द टैक्स, कहां पे टैक्स में भरूं, क्यों टैक्स भरूं, वो तो आप समझाइए मुझे, टैक्स भरने का सवाल ही नहीं है। मेरे डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई ये 50,000 इनकम है। असेसी ने बोला कि 50,000 मेरी इनकम है। कौन से साल की मेरी इनकम है, कैन वी से ये इनकम मेरी, आई वुड से प्रीवियस ईयर 12-13 रेलेवेंट टू 13-14 की है, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है फ्रेंड्स, एडवांस फोरफिट किए हैं। कितने एडवांस फोरफिट किए हैं फ्रेंड्स, 50,000। ये 50 के जो एडवांस मैंने फोरफिट किए हैं ना, दिस इज नॉट अ ट्रांसफर एंड इट इज even not even liable for, if I am clear, not transfer, no capital gain and no IFOS। आपको IFOS में सिखाया है कि 1/4/2014 के बाद होना तो ही IFOS में जाएगा, वरना IFOS में भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी नहीं जाएगा। सो ये ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है फ्रेंड्स। एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है दैट इफ देर इज on cancellation of agreement and this forfeiture is made up to 31st March 14। ये मैंने जब नॉर्मल बैच में
क्लासरूम में 10 घंटे लिए थे तब मैंने नहीं लिखा था, बिकॉज तब हम अदर सोर्स नहीं कवर किए थे। यहां पे हमारा अदर सोर्स कवर हो गया है, तो मैं बोल सकता हूं कि 31 मार्च 14 तक अगर ये एडवांस फॉरफिट हुए हो ऑन कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट, देन इट इज नो ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन। एट द सेम टाइम it won't be chargeable under the head income from other source also। 1/4/2014 के बाद अगर एडवांस फॉरफिट किए होते ना तो हम अदर सोर्स में सीधा उसको उड़ा देते, सीधा इसको टैक्स कर देते, बट हियर इट इज नॉट इवन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी यार ये एडवांस फॉरफिट होते थे एंड ये फॉरफीचर के ऊपर फ्रेंड्स मेरे असेसी को कोई भी टैक्स नहीं लगता था। डिपार्टमेंट को नुकसान होता था। क्यों डिपार्टमेंट को नुकसान होता था? बिकॉज डिपार्टमेंट को तो टैक्स कम मिलेगा अगर असेसी को टैक्स नहीं लगा तो ये डिपार्टमेंट से हजम नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ने कहा ये तो गलत हो रहा है, वी नीड टू हैव समथिंग टू टैक्स द सेम, एंड दैट्स द रीजन डिपार्टमेंट केम आउट सेइंग कि इसको हम इनडायरेक्टली टैक्स करेंगे। कैसे फ्रेंड समझिए, यू आर गिवन दैट अल्टीमेटली से हमारे मिस्टर पी sold the building to Mr. R on say 18th of June 2019 for say 46 lakhs। You are asked to compute the capital gain। अगर यहां पे हम कैपिटल गेन कंप्यूट करें तो फ्रेंड्स कैन वी से माय कंप्यूटेशन विल बी फॉर मिस्टर पी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 relevant to 2021। आई एम टू कंप्यूट द कैपिटल गेन। मेरा थोड़ा स्पेस प्लानिंग अलग हो रहा है देन द क्लास वर्क बोर्ड, बिकॉज हमारे यहाँ बोर्ड बहुत ही बड़ा है और मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन बहुत ही छोटा है, सो काइंडली बेयर विद द सेम फ्रेंड्स। यहां पे सबसे पहले तो जब ये असेट अल्टीमेटली मिस्टर आर को बेच दी तब तो मिस्टर पी को कैपिटल गेन लगेगा एंड हिज नेट कंसीडरेशन, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर नहीं दिए हैं तो नेट कंसीडरेशन इज 46 lakhs ओनली। अब मुझे बताइए ये असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? तो फ्रेंड्स एक चीज बहुत क्लियर है आपके माइंड में दैट द असेट इज long term। I am supposed to deduct index cost of acquisition only, that is also perfectly set। The question arises, while doing indexation what amount of cost need to be deducted? मेरे डिपार्टमेंट ने कहा कि बेटे देखिए 3 दिसंबर 2012 को जब एडवांस फॉरफिट हुए, जब 3 दिसंबर 2012 को एडवांस फॉरफिट हुए 50,000 के, तब आप इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाए इसके पे, बिकॉज देयर वाज नो मैकेनिज्म टू टैक्स द सेम। मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 51 में रूल लाया है दैट व्हेन दिस कैपिटल एसेट इज sold off, advance forfeited is reduced from the cost of acquisition। सर ये जो एडवांस आपने फॉरफिट किए थे जो उस जमाने में टैक्स नहीं हुए थे 2012-13 में, वो जब आप असेट बेचो ना तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। व्हेन ए कैपिटल एसेट इज सोल्ड ऑफ, एडवांस फॉरफिटेड इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें आगे जब हम हमारे नौकार की बुक से एक सम लेंगे उसमें मैं समझाऊंगा कि एडवांस फॉरफिटेड बाय असेसी वर्ड है इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये असेसी वर्ड को उस टाइम समझेंगे। अब समझिए फ्रेंड्स, यहां पे आई वुड से माई कॉस्ट टू बी इंडेक्स्ड
कैन आई से विल बी actual cost. What was actual cost? 250 less advance forfeited कितना है फ्रेंड्स? 50 and hence मैं नेट कितनी कॉस्ट को इंडेक्स कर सकूंगा? ₹2 लाख को। अब समझो सर, आपको 2.5 लाख की जगह, आपकी कॉस्ट 2.5 लाख की थी, उसकी जगह आपको 2 लाख का इंडेक्सेशन दिया। कैन वी से 2.5 लाख की जगह आपको 2 लाख की कॉस्ट का डिडक्शन देंगे तो आपकी कॉस्ट को इन लोगों ने कम कर दिया। कॉस्ट कम हो जाएगी तो वन थिंग इज सर्टन इन योर माइंड कि जितनी कॉस्ट कम उतना इंडेक्स कॉस्ट कम, जितना इंडेक्स कॉस्ट कम उतना कैपिटल गेन ज्यादा। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली एडवांस फॉरफीचर को टैक्स नहीं किया इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर, बट डिपार्टमेंट इसको टैक्स कौन से ईयर में कर रहा है? इन द ईयर इन विच द असेट इज सोल्ड ऑफ। एंड फ्रेंड्स, कैसे टैक्स कर रहा है? बाय रिड्यूसिंग द एडवांस फॉरफीटेड फ्रॉम द कॉस्ट। बैलेंस को ही हम इंडेक्स कर पाएंगे 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 289 इज सेल ईयर, 167 इज माय एक्विजिशन ईयर। 10, 11 जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने असेट एक्वायर की थी उसका इंडेक्स नंबर है 167। एग्जाम में आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। योर इंडेक्स कॉस्ट वुड हैव बीन 267 multiplied by 289 divided by 167, and this would be giving me 34,61,000. Sorry, my mistake. 3,46,708. I'll take 3,46,110, and friends, whatever I am getting would be my long-term capital gain. What is my long-term capital gain? Can I say my long-term capital gain will be 42,53,890. 42,53,890 will be called my long-term capital gain, and this would be taxable, friends, at a flat rate of 20%. एक चीज समझिए, ये 2.5 लाख की जगह मुझे 2 लाख की कॉस्ट का डिडक्शन दिया। अगर यही सम में थोड़ा मैं अजम्पशन करके जाऊं कि मुझे मेरी नेट कंसिडरेशन 46 लेने देते एंड मुझे ये एडवांस रिड्यूस नहीं होते और मुझे 2.5 लाख का इंडेक्सेशन पूरे का दे देते फ्रेंड्स, तो मैं 289 डिवाइडेड बाय 167 डिडक्ट कर पाता। एंड अगर मैं 289 डिवाइडेड बाय 167 डिडक्ट कर पाता मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 167, तो मेरी अमाउंट आती कितनी? 432,630, एंड मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रेंड्स इन दैट पर्टिकुलर केस आ जाता ओनली एंड ओनली 41 लाख। फ्रेंड्स, माय long term capital gain would have been 41,67,370, which would have been लेस देन 42 लाख एन ऑड फिगर। अगर मुझे 250 पूरी कॉस्ट का डिडक्शन देते फ्रेंड्स तो मेरा कैपिटल गेन क्या आता? कम आता। यहां पे मेरा कैपिटल गेन क्या आ रहा है फ्रेंड्स? ज्यादा आ रहा है। क्यों? बिकॉज इनडायरेक्टली ये 50,000 रुपए मेरी कॉस्ट से रिड्यूस हुए। अगर ये 50,000 रुपए मेरी कॉस्ट से रिड्यूस हुए तो कैन वी से कॉस्ट रिड्यूस करके मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरी कॉस्ट को कम कर दिया एडवांस फॉरफिटेड रिड्यूस करके, एंड रिड्यूस कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपका कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज्यादा। इज द फंडामेंटल फ्रेंड्स, दिस इज अ सिंपल वन। अब होता क्या था मैं समझाऊं, सब समझिए। यहां पे ये मैंने अदर सोर्स ले लिया है वीडियो में, तो मैं बोल सकता हूं कि 2012 में ये एडवांस फॉरफिट किए थे।
तब तो कुछ टैक्स नहीं हुआ था, यहां पे हमने देखा। वैसे इसको टैक्स कब कर रहे मेरी गवर्नमेंट वाले, जब एसेट आप बेच दो, दैट इज इन द ईयर 1920। अब साहब डिपार्टमेंट को इतना याद नहीं रहेगा कि 12-13 में आपने एडवांस फोरफिट किए थे और हमने टैक्स नहीं किए थे। आज जब आप अपनी एसेट बेच रहे हो तब इसके ऊपर आप टैक्स भरो। कैसे टैक्स भरो? बाय रिड्यूसिंग इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऐसा डिपार्टमेंट को याद नहीं रहता था। एंड इसीलिए 2014 में ये लोग अमेंडमेंट लेके आए कि 1/4/2014 या उसके बाद अगर आपने एडवांस फोरफिट किए हैं तो ये एडवांस फोरफिटेड को आप अदर सोर्स में ही टैक्स कर दो अंडर 56(2) सब क्लॉज 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड फिर जब आप असेट बेचोगे तो ऑलरेडी एडवांस फोरफिटेड आपने टैक्स कर दिया इन द ईयर ऑफ फोरफीचर, तो जब आप असेट बेचो तब असेट से ये एडवांस, असेट की कॉस्ट से ये एडवांस फोरफिटेड को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट ऐसा जाता है, एक बार अदर सोर्स का जो मेरा लेक्चर था ना वो रिफर करना। 1/4/2014 के पहले अगर आपने एडवांस फोरफिट किए हैं तो इन द ईयर ऑफ फोरफीचर एडवांस फोरफिटेड इज नॉट टैक्सेबल, बट इन द ईयर ऑफ सेल एडवांस फोरफिटेड इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हमने आज किया। बट अगर ये एडवांस फोरफिटेड 1/4/14 या देर आफ्टर होते तो इन द ईयर ऑफ फोरफीचर ओनली इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेक्शन 56(2) सब क्लॉज 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड जब असेट बेचोगे तो एडवांस फोरफिटेड won't be reduced, would not be reduced, is not to be reduced from the cost of acquisition. आपको अगर दोनों चीज एक साथ पढ़नी हो तो I would be requesting you to go to the sum which we have solved in income from other source, और I would be requesting you कि as soon as this particular lecture आपका कॉपी ओवर हो, एक बार आगे का जो मेरा अदर सोर्स का वीडियो है वो अवेलेबल हो तो वो खास देखना। एडवांस फोरफिटेड वाला मुद्दा यू विल हैव, I would say, perfect clarity on the same. And these are the two small fundamental friends I wanted to check out today. I wanted to cover up today. Friends, आपको इतना अच्छे से अभी कॉपी करना है। And friends, these are the 2 points I wanted to deal in this particular third lecture of the capital gain. My intention is to, friends, make those batches at par with the other batches who are not done with those 10 hours which I have taken in the classroom. Still I need few more hours which we will be checking out. So आप अच्छे से कॉपी कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करूंगा गिफ्ट से अगर एसेट मिली हो, विल से एसेट मिली हो तो क्या होगा एंड उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। एंड दूसरा मुद्दा मैं वहां पे डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स के स्टॉक मार्केट के लिए हाउ द कैपिटल गेन इज बीन कंप्यूटेड। आप इतना अच्छे से कॉपी करिए एंड आई विल सी यू वेरी सून इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ द कैपिटल गेन। थैंक यू वेरी मच।
If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.